नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्टडी ट्यूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं वैभव। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही में अपनी तैयारी भी करते रहे होंगे। और आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जीके, यानी कि जनरल नॉलेज कह सकते हैं उसे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं भूलना चाहिए। और एक सीरीज़ हम कर रहे हैं, जब तक पेपर है तब तक आपको डेली अपडेट कराते चल रहे हैं। एक साथ नहीं बताएंगे सभी क्वेश्चंस, ताकि आप भी भूल जाएंगे। डेली आप प्रैक्टिस करिए। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पर, ऐप का स्टैटिट्यूड का डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको क्विज मिलेगी। डेली क्विज होगी, डेली एक वीडियो है, डेली एक पीडीएफ है, नोट्स हैं, इतना सब कुछ है कि ताकि आप जब जाएं एग्जाम में तो हाँ, आप जीके तो अच्छे से करके जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। तो पहला क्वेश्चन हम जानेंगे, जापान पे परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका बहुत ही आसान उत्तर है 1945 में गिराया गया था। आसान है, लेकिन ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आसान तो लगते हैं, बाद में जब पेपर में आते हैं तो कंफ्यूजन होता है। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इजी भी करेंगे, कठिन भी करेंगे, मीडियम भी करेंगे, सभी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन का स्टैटिट्यूड का, उसे डाउनलोड करिए और ऐप पर जाकर आप वहाँ पर पढ़िए, डाउनलोड करिए पीडीएफ को, साथ ही में क्विज भी दीजिए और ये देखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है सतलज। देखिए, कई बार क्या होता है एग्जाम में घुमा के भी वो पूछ सकता है, या तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि सतलज नदी पर कौन सा बांध है, या सिंपल ये पूछ सकता है कि भांगड़ नागल बांध किस नदी पर है। तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए इधर उधर हो, आप ध्यान रखें, तो आपको रखना है याद कि भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है। तो इसका उत्तर है सतलज। अगला क्वेश्चन, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है। तो उसका उत्तर है हॉकी। अब जैसे अभी हमने ऊपर जाना, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि आपको एक दे दीजिए कि हॉकी के किस खेल से संबंधित, मतलब जो प्लेयर्स के आपको नाम दे दे, जो 4 आपके होंगे उनमें से, कि इनमें से कौन हॉकी से संबंधित हैं खेल से। तो अगर धनराज पिल्ले दिखता है तो आप बिल्कुल उस पर टिक करिएगा, अगर और भी दिखते हैं तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ और इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? आप सभी जानते हैं कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसमें कई देश सदस्य हैं, लेकिन उसमें परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। तो उनमें कौन कौन है आपको शायद पता नहीं हो, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो अमेरिका है, चीन है एशिया से हमारे, और साथ में फ्रांस है, और यूके जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो ये 4 हो गए। एक मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे पता है, लेकिन अब आप बताएंगे मुझे कि लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में बताइए, या लिंक जब आप पीडीएफ खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में बताइए कि कौन है 5 मेंबर। मैंने आपको 4 बता दिए, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, और यूनाइटेड किंगडम हो गया। अब एक आपको बताना है कि कौन है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता के स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका उत्तर है हड़प्पा। देखिए, सिंधु सभ्यता अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमने उसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं। आप देखिए, प्रागैतिहासिक काल है, उसके ऊपर बना चुके हैं, और हम अभी डेली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं पहले जनरल नॉलेज आपकी करा दें तो ज़्यादा मजबूत रहेगा, क्वेश्चन से याद करा दें। बाकी तो आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको हिस्ट्री की फ्री क्लासेस मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम क्या करते हैं कि विजुअल में तो याद करते हैं आप, उसके साथ हम उस वीडियो के पीडीएफ भी देते हैं, साथ में क्विज भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, ताकि आप बिल्कुल भी उस टॉपिक को ना भूलें। तो आप अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना चाहते हैं तो लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। मैं कह दूंगा टीम से कि आपको आई बटन पर भी उपलब्ध करा दे, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये मराठों द्वारा लिया जाता था, एक कर होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? हाँ, अब कई लोग क्या होता है कि मैंने एक दोस्त से मुझे याद आ रही है, मैंने उससे पूछा कि भाई मुगल बादशाहों का सही क्रम बताओ। तो उसने बताया बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब। बोला यही होते हैं। मैंने कहा नहीं, तो गलत है बिल्कुल। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आप भी गलत है, क्योंकि आपसे अगर कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है, तो इनके बाद भी तो कई हुए हैं ना। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है। आप ये देख रहे हैं ना डिस्प्ले पर, कितने ज़्यादा नाम दिख रहे हैं आपको, और इनको हमें याद करना चाहिए। तो बाबर,
हुमायूं। देखिए सबसे पहले कौन आया, बाबर। मेरे साथ गिनते चलिए, याद करते रहिए, बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। ध्यान से याद करते चलिए, पहला कौन है, बाबर, हुमायूं, उसके बाद शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। ये शेर शाह सूरी वो नहीं है, अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि शेर शाह सूरी तो वो तो नहीं जिसने हुमायूं को हराया था, नहीं नहीं भाई ये वो नहीं है, ये दूसरे हैं। बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, फिर हुमायूं है, ठीक है। वो हुमायूं नहीं है जो बाबर का पुत्र था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि विजुअल से आप याद तो करेंगे, उतने लिए भूलते भी हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करिए, लिंक दे देते हैं हम ऐप का, वहाँ पर आप चले जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। नहीं तो एक नंबर भी दिया है, व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ पे हाई लिख के भेजेंगे तो हम आपको ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप में, जहाँ पर और भी साथी हैं। वहाँ पर और भी कुछ इसके अलावा भी कुछ पीडीएफ या कुछ नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो अच्छा ही है आपके लिए। तो हम याद करते हैं, बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर ए आज़म। अब ये अकबर है, ठीक है, अकबर ए आज़म उसका पूरा नाम था। जहांगीर, उसके बाद शाहजहां ए आज़म, ठीक है, कौन है ये, शाहजहां है। जहांगीर का पुत्र कौन था, शाहजहां। फिर उसके बाद आलमगीर, ठीक है, आलमगीर के बाद कौन था, बहादुर शाह। अभी देखिए औरंगजेब नहीं आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियार, रफ़ी उल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो ये सही क्रम है जो मुगल बादशाहों का है। मैं आपसे चाहूँगा, मैं फिर से बोलूँगा तो आप भूल जाएंगे, इसलिए पीडीएफ डाउनलोड करिए या फिर क्विज पार्टिसिपेट करिए या ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको आसान भाषा में पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कहेंगे कि इन्हें समय ना पता हो, तो मैं एक समय निश्चित कर देता हूँ। आप इसकी वीडियो सुबह 11 बजे आपको मिल जाया करेगी, जो डेली आएगी। जब तक आपका पेपर होगा आरआरबी एनटीपीसी का, तब तक जीके की हर दिन एक वीडियो अपलोड करेंगे, या आपको सुबह 11 बजे मिल जाया करेगी। तो आप आगे देख लीजिएगा। बाकी आप ग्रुप में जुड़े आएंगे तो आपको तो वहाँ पे तो मिल ही जाएगा, या फिर आप ऐप जब डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का एक फीड है, पैसा नहीं देना आपको, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर जैसी वीडियो या कुछ भी अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगी। बाकी चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। मेरा मानना ये है कि जीके का ऐसे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल आते ही रहते हैं, वो तो कम से कम ना भूलें। तो बड़ा दुख होगा ना कि आप ये क्वेश्चन मुझे पता था और फिर मैं कर भी नहीं पाया। इसलिए मेरा ये उद्देश्य है कि आपको पहले हम वीडियो में दिखाएं, उसके बाद उसके नोट्स दें, फिर क्विज दें और क्वेश्चंस दें। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो 8वां क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका उत्तर है विनोबा भावे ने किया था। 9वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? अब देखिए वही है ना, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़े होते तो आपको ये आंसर पता होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको नहीं पता, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। जो लोग हिस्ट्री को सही से नहीं पढ़े हैं उनसे मैं कहूँगा एक बार सही से पढ़िए। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको फ्री वीडियोस, फ्री लेक्चर्स, फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ, फ्री आपको क्विज करा रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टडीट्यूड की एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड कीजिए। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से, बिल्कुल सेफ है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी? तो लॉर्ड मैकाले ने की। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित हैं? तो नृत्य से हैं। ये भी पूछ सकता है कि नृत्य से इनमें से कौन संबंधित हैं, जो ऑप्शन दिए गए होंगे। तो उदय शंकर का अगर आपको नाम वहाँ मिलता है तो बिल्कुल भी किसी भी चिंता के बिना आप इस पर टिक लगा सकते हैं नृत्य पे। तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 12वां क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। अब आपको लग रहा होगा ना थोड़ा लेवल हाई होता जा रहा है, हाँ बिल्कुल होता जा रहा है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जब एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे इसकी तो वहाँ ध्यान से पड़ेगा, लेकिन जिला परिषद सबसे क्या होता है? सर्वोच्च स्थान पर होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो हम बाद में बनाएंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो इसका उत्तर है करवती। बहुत सही बात। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक है, उसके कौन मतलब किसने लिखी है? तो हम कहें तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। जिनको नहीं पता हो, पता तो हो गई,
लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और इन्हीं की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो आपको बताना है कि किसको सबसे पहले, यानी कि भारत के कौन से नागरिक थे जिन्हें सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारे जनगण मन यानी कि राष्ट्रीय गान की भी रचना की है। क्या आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बांग्लादेश की भी उन्होंने जो राष्ट्रीय गान है उसकी भी रचना की है। और अब आपके लिए क्वेश्चन, आपको बताना है भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये आप कहाँ देंगे? डिस्क्रिप्शन में। तो इसका उत्तर नहीं देंगे हम, आपको देना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि भारत की प्रथम महिला कौन थी। देखिए कुछ क्वेश्चन है ना जो आ सकते हैं, जरूरी तो ना आपसे ये पूछेगा प्रथम भारतीय कौन थे, ये भी तो पूछ सकता है प्रथम महिला कौन थी। तो उसको भी आप याद करते चलिए, और जिसको पता हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आपका कमेंट क्यों कर देंगे, वहाँ से और लोगों को भी पता चल जाएगा। तो दूसरों की हेल्प करने के लिए तो कमेंट कर ही दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? आपको बताना है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर है श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक, यानी कि गुरु के लिए दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित है, कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। ये भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में निम्न स्थान कहाँ पर है, तो ये आपको ऑप्शन में खजुराहो मिल जाता है, तो इस पर टिक कर लीजिएगा। तो ध्यान से पढ़ते चलिए और क्विज जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? बहुत से हमारे दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं मिलिट्री की या फिर एनडीए का एग्जाम देते हैं, उनको तो ये बिल्कुल पता होगा। तो इसका सही उत्तर है देहरादून। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है। वीडियो लंबी होगी लेकिन मैं आपको उसके साथ लिमिटेड और भी क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो आपको लंबी दिख रही होगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है किस पे? 82 डिग्री और 30 पूर्व देशांतर पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? आपको बताना है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो इसका कोई भी डाउट नहीं है, और इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? पूर्वी भाग पर। एक क्वेश्चन और है, भारत में सबसे पहले सूरज कौन से राज्य में निकलता है? तो उसका उत्तर भी आप मुझे बताएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? माफ कीजिएगा, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो इसका उत्तर क्या है? चीन। ठीक है। हमारा जो 23वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो कई परत हैं, अब इसके ऊपर भी ज्योग्राफी का पार्ट है, हम ज्योग्राफी की क्लास लाएंगे तो अच्छे से आपको बताएंगे। तो लेकिन अभी तो आपको पेपर देना है तो हम आपको याद करा देते हैं। तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना में वैजयंत नाम है, किसका है? यह एक टैंक है। अगला क्वेश्चन और हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय यात्री फायान किसके काल में भारत आए थे? तो एक कोई राजा हुए थे, उनके काल में आए थे ये। तो इसका सही उत्तर है विक्रमादित्य। तो चीनी यात्री फायान थे, वो विक्रमादित्य के काल में आए थे। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो हमने आज कराए हैं। 25 फिर लेकर आपसे हाजिर होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मत छोड़िए। 10 मिनट आप मेरे लिए निकाल लीजिए, बल्कि मेरे लिए नहीं अपने लिए निकाल लीजिए। 10 मिनट पूरे दिन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें करते रहें, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डेली करा रहा हूँ, साथ ही मैं कल भी लेके आऊँगा। 11 बजे टाइम है, याद रखिएगा। स्टडीट्यूड की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे क्विज पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि क्विज को पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको याद होगा। ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हाई लिख दीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप में हम आपको ज्वाइन कर लेंगे, नीचे नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, और भी कोई अगर आपकी कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि कहीं उनसे छूट ना जाए। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।
हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। इस एटीट्यूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे, साथ ही में अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे और ठंड का भी मज़ा ले रहे होंगे। आप सभी जानते हैं एनटीपीसी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और होने वाले हैं, तो ऐसे में जीके हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उसमें ही नहीं बल्कि और वेरियस एग्ज़ाम में, तो हमें वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, पहली वीडियो आ चुकी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे दिया है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और मैं टीम से कह दूंगा आपको आई बटन पर भी उपलब्ध करा दें, वहाँ पर आप जाइए और उसको देखिए। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि लगातार डेली क्लासेस आएंगी जीके की। शाम को 10 बजे यानी कि रात को 10 बजे आती है करंट अफेयर की, तो सुबह 11 बजे जीके की और रात को 10 बजे करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? देखिए, भारत में वैसे तो चाय उत्पादन बहुत राज्यों में होता है, लेकिन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन या कह सकते हैं सबसे मुख्य माना जाता है, तो उसमें है असम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? देखिए, इससे पहले मैं बताऊं, आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि भारत की सबसे ज़्यादा खाद्य फसल कौन सी है जो जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? क्योंकि इस तरीके से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है कि ये ना पूछे कि सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, ये भी तो पूछ सकता है कि क्या भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो अगर आप गेहूँ सोच रहे हैं तो सर आप गलत हैं, इसका सही उत्तर है चावल। तो भारत में सबसे ज़्यादा खाद्य फसल जिसका उत्पादन होता है वो है चावल। और चावल का सबसे कहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में किसका होता है खाद्य फसलों में, तो वो है किसका? धान। जी हाँ, चावल को ही धान कहते हैं, आप कहेंगे चावल कैसे, तो भाई धान का होता है और उसके बाद गेहूँ। तो ऐसे ही अगर चावल की या धान की बात करें देश में कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। सब डाउट में क्लियर करते हुए चल रहा हूँ आपके। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेते हैं, नहीं भी पूछें तो आपको पता तो होना ही चाहिए। तो अभी पश्चिम बंगाल में है, और आपको अभी बताया था कि चावल का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, धान का, पश्चिम बंगाल में। तो एक क्वेश्चन और पश्चिम बंगाल से आया, ये दार्जिलिंग भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। क्योंकि कन्फ्यूज़न ये हो जाता है ना कि ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में है और पश्चिम बंगाल हमको अलग जगह पे मिलता है, तो नहीं, उसकी सीमा वहाँ तक मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाषाओं से रिलेटेड भी, तो हमें वो नहीं छोड़ने हैं। तो तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है और मुझे लगता है तो बच्चे बच्चों को याद होगा, टका। देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ कि आपको बताना है चीन की क्या मुद्रा है। अमेरिका की तो डॉलर है, हम जानते हैं। अब आपको चीन की बतानी है कि क्या मुद्रा है, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है। लेकिन अभी बांग्लादेश की तो मैंने आपको बता दी क्या है, टका। अगला क्वेश्चन, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो इसका सही उत्तर है मिस्र सभ्यता। देखिए, आगे बढ़ूँगा उससे पहले आपको बता दूं कि आप पीडीएफ चाहते हैं, फ्री हिंदी क्लासेस हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, तो आप स्टैटिट्यूड की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, स्टैटिट्यूड टाइप करना है और वहाँ से आप एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। फ्री लेक्चर्स, फ्री वीडियो, फ्री नोट्स, फ्री हिंदी नोट्स, फ्री पीडीएफ, सब कुछ फ्री है। और अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और साथियों से मिलना चाहते हैं तो एक नंबर देंगे हम आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर हाई लिख के भेजिए, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, इसकी भी पीडीएफ जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये भी तो पीडीएफ चाहिए होगी ना आपको, तो ये भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील नदी किन के किनारे, कौन से नदी के किनारे मतलब सभ्यता बसी है नील नदी की? तो हमने बता दिया मिस्र सभ्यता। क्या आपको पता है सिंधु सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? देखिए, क्वेश्चन तो इजी है और हो सकता है बहुत से लोगों को पता भी हो, लेकिन जब हम पेपर देने आते हैं तो कभी कभी हम भूल जाते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है गया। हम जानते हैं महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा है? बहुत पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है और ये भी पता होना चाहिए। तो शकुंतला किसने लिखा है? महाकवि कालिदास ने। तो महाकवि कालिदास की ही रचना है शकुंतला। ये भी पूछ सकता है कि आपको महाकवि कालिदास निम्न में से कौन सी रचना है महाकवि कालिदास की, तो आप वहाँ पर ऑप्शन में शकुंतला में तो आप लिख सकते हैं, किसी भी घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्वार सबसे ऊंचा कब उठता है?
देखिए ज्वार और भाटा कब होता है आप सभी जानते हैं। अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो ज्योग्राफी की जब हम क्लास करेंगे शुरू, हम वहाँ पे आपको बताएंगे, और आप इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। लेकिन अभी तो हम जानते हैं कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। तो कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, अब भाटा सबसे ऊंचा कब होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खैबर दर्रा स्थित है कहाँ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ये इस तरीके क्वेश्चन आपसे बहुत पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही सरल है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है, तो कानपुर। वैसे तो बहुत हैं लेकिन ऑप्शन में अगर जो होगा आप वो लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है। बहुत अच्छी बात है, हम सभी जानते हैं हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन में कई आ सकते हैं। तो जो मैं आपको ठोस बता दे रहा हूँ वो है, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। समझ रहे हैं, भारत का कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी धर्म हमारे लिए समान हैं और सभी लोग हमारे लिए समान हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों। इसलिए याद रखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं, तो आज की वीडियो में हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि एक साथ हम आपको बताएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, कल आपसे सुबह 11 बजे फिर मुलाकात होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप कर लीजिए, और PDF चाहते हैं जो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, अगर इसके PDF चाहते हैं तो आप स्टैटिट्यूड की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल सेफ ऐप है। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इसे खोलेंगे तो वहाँ पर सर्च कर लीजिए, या तो GK क्लासेस, नहीं तो सबसे ऊपर मिल ही जाएगा। तो याद रखिए कि सुबह 11 बजे किसकी है, GK की क्लासेस है। उसके बाद हम शाम को 10 बजे मिलेंगे करंट अफेयर में। तो आज शाम को आप मिलेगा करंट अफेयर 10 बजे। हाँ, आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। कोरोना का एक नया स्ट्रेन आना है, लेकिन डरना नहीं है, अभी हमारे देश में कोई ऐसा मामला नहीं है, और ये ना हो इसकी सेफ्टी आप ही को ही रखनी है। तो सावधानी बरतते रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को पता है कि RRB NTPC का भी एग्ज़ाम होने वाला है, और भी इस तरीके से एग्ज़ाम तो आगे चलते ही रहेंगे। उसमें जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं पर हम जल्दबाजी में उन्हें ही भूल जाते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के लेकर आएँ जो अक्सर पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हम करंट अफेयर्स दे रहे हैं रात के 10 बजे, उसमें भी हम ऐसा कोशिश करते हैं कि हम खास तौर से क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के उसमें एक दो शामिल करते रहें, ताकि आपका रिवीजन होते रहे। फिलहाल तो हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने पहले भी इसके ऊपर बना चुके हैं, 2 या 3 वीडियो आपको मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन पे भी आ जाएगा। साथ ही में आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, तो ये व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है, इसलिए PDF को डाउनलोड कीजिए और उसे लिखिए। लिख के जब याद करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। PDF डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टैटिट्यूड की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या स्टैटिट्यूड टाइप कीजिए, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आपको PDF मिलेगी। साथ ही में आप डेली करंट अफेयर, फ्री नोट्स, फ्री हिंदी नोट्स मिलेंगे, फ्री PDF, सब कुछ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयना बांध स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, तो ये महाराष्ट्र में है। आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ कि सबसे बड़ा बांध इंडिया में कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो नासिक जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो संतरे होते हैं वो कौन सा शहर फेमस है उसके लिए। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे ताकि हमारे और दोस्त भी इसको जान पाएँ।
तो आज हम 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हमने हर सीरीज़ में थोड़े थोड़े करे हैं, इसके बाद हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे, लेकिन अभी जो हैं वो हम इनको कंप्लीट करते हैं। इससे पहले की वीडियो देखनी है तो आप ज़रूर देखिए, उसमें हमने डीपली जाके पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, ये हमने आपको बता दिया है, कोयना बांध कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है, तो ये नवंबर के प्रारंभ में काट ली जाती है, ठीक है। आपको पता है कि हमारे यहाँ फसल कई तरीके की होती हैं, रबी, जायद और खरीफ। तो इस तरीके से ये पूछा गया कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है, वो कहाँ है, तो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अब आपके लिए क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए करते रहना चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस करा है कि जो हिमालय पर्वत की, अब जो आपको याद होगा कि चीन और नेपाल ने नई जारी की है उसकी ऊंचाई, तो 0.86 उसकी शायद हो गई है। तो वो कितनी बड़ी है, मतलब पहले कितनी थी और अब कितनी बढ़ गई है मीटर, वो आपको बताना है, ठीक है। नहीं जा पता है तो आप देख लीजिए, करंट अफेयर में हमने उसे शामिल कर लिया है। कौन सी कायायंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी हाल ही का करंट अफेयर है और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपको ये भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कायांतरित शैल है, तो संगमरमर का है, ठीक है। कायांतरित शैल क्या होती है हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। सार्क का पूर्ण रूप है क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए सार्क की फुल फॉर्म पूछी है, मैंने कहा ना इस तरीके के बहुत क्वेश्चन पूछता है। और वर्चुअल समिट बहुत हुए हैं अभी, ये मत सोचिएगा कि वर्चुअल समिट नहीं हुए हैं तो इस क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। हम तो नहीं बता रहे, लेकिन आपसे कहना है कि वो ज़रूर देखिए कौन कौन से वर्चुअल समिट हुए हैं। और अभी एक समिट था जो कैंसिल हुआ है इंडिया का रसिया के साथ, वो भी आप देख लीजिएगा। तो उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने करी थी। देखिए मार्ग की खोज की थी, बहुत से लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि भारत की खोज की थी, नहीं जी। भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन जो सागरीय मार्ग था, व्यापार तो पहले भी होता था, लेकिन सागर के द्वारा जो व्यापार होने का था वो वास्को डी गामा ने करी थी। ये कहाँ गए थे, पुर्तगाल के थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सुएज, हाँ एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है कि पुर्तगाल जब आए थे तो कौन से सबसे पहले मतलब जो तट था उस पर आए थे, ये आप मुझे अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया है, तो इसका सही उत्तर है यूरोप से एशिया और पूर्व अफ्रीका। ये मैप पर मैं दिखाता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हम जब मैप पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह बहुत सरल है, जी हाँ, चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, तो बेन किंग्सले ने निभाई थी। तो ये तो थे हमारे 50 तक आज क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं, और इससे पहले हम 2 वीडियोज़ में और भी क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा कि आप उन्हें ज़रूर देखिए, आइए, उन्हें हल्के में मत लीजिए। खासतौर से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं। और भी क्वेश्चंस आएंगे, कल आपको फिर 11 बजे एक वीडियो मिलेगी, तो आप ज़रूर बने रहिएगा। फिलहाल तो आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दूं, स्टडी ट्यूट की एप्लीकेशन पर फ्री PDF, फ्री नोट्स, फ्री हिंदी क्लासेस हैं, तो आप एक बार विजिट कीजिएगा। रात में 10 बजे करंट अफेयर और सुबह 11 बजे NTPC की क्लासेस होती हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे। हाँ, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ में नववर्ष की भी शुभकामनाएं। आपका नववर्ष अच्छा हो। जय हिंद, वंदे मातरम।